अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह सब कॉन्टिनेंट के जो लोग थे बिफोर क्राइस्ट के दौर से पहले और 1947 जो कि आज़ादी का साल था, इसका इससे पहले पहले किस तरह उन्होंने ज़मीन के रिकॉर्ड को मेंटेन किया, मैनेज किया, अलॉटमेंट्स की या ओनरशिप्स को जो है वो चेंज किया। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1947 तक सब कॉन्टिनेंट ने बहुत सारे एरास देखे, जिनमें बहुत सारी सिविलाइजेशन, एम्पायर्स और ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड शामिल था। लैंड के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई। तो इन डेवलपमेंट्स को ही हम आज देखते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास जो सिविलाइजेशन जिसकी हम बात करना चाहेंगे वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरा था वो circa 3300 से लेके 1300 BC तक था। और इन लोगों ने जो अर्बनाइज जो डेवलपमेंट होती है उनको सबसे पहले इन लोगों ने डिस्कस किया। इन लोगों ने ही सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अर्बनाइज्ड प्रॉपर्टी का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए और इन्होंने ही अर्बनाइज्ड डेवलपमेंट्स की। और इसके अलावा इन्होंने जो जदीद तरीके से ज़रूरी ज़मीनों को काश किया। इन्होंने बड़ा सोफिस्टिकेटेड जो है वो वाटर निज़ाम, नहरी निज़ाम जिसको कह लें, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने वेल्स बनाए, इन्होंने पानी की रिजर्वरीज बनाई और इस तरह के इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे इकदाम किए जिससे इनकी जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो बड़ी फ्लरिश हुई। और इन लोगों ने जो है वो मतलब के सब कॉन्टिनेंट में जो है ज़राअत को बड़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूरल थे, जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बनती थी वो उसको कंट्रोल करते थे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी वही रूरल। वैदिक पीरियड जो है ये circa 1500 से 500 BC का एक पीरियड था। इसमें जो है अर्ली हिंदू सोसाइटी की जो फाउंडेशन रखी गई वो इसी पीरियड में रखी गई। लैंड जो है वो एक वैल्यूएबल एसेट था इन लोगों का। एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन था इनका। एक जो किंग था ऋग्वेदा, उसने सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या लैंड ओनरशिप का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया। सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज की डिफरेंट अवेयरनेस में, जिनमें जिसको हम कह लें कॉस्ट सिस्टम में, जिनमें ब्राह्मण, क्रिस्टियाज, विश्वास और शूद्रस वगैरह जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को रूल करते थे। और जो राइट इन लैंड ओनरशिप था वो भी। इसके बाद आता है मयूरियन एम्पायर। मयूरियन एम्पायर 322 से 185 तक एक डायनेस्टी थी। इन लोगों ने सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो है वो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट पेश किया ताकि लैंड सर्वे, टैक्सेशन और जो उनकी मैनेजमेंट होती है वो इफेक्टिव तरीके से हो सके। इनका एक किंग था जिसका नाम था अशोका। उसकी इंस्क्रिप्शन से यही पता चलता है कि वो बड़ा कंसर्न था वेलफेयर के हवाले से और जो लैंड है उसकी इक्विटली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर 320 से 550 कॉमन एरा की एक एम्पायर थी। यह इस एम्पायर में या इस जो एरा है इसमें विटनेस किया गया कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट थे उनको लैंड ग्रांट की गई ताकि वो अपनी सस्टेनेबिलिटी को यकीनी बना सकें। और जो जो टैक्स था वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इसको कलेक्ट किया गया इस दौर में। और इसी दौर में जो है वो विलेज काउंसिल एस्टेब्लिश किए गए ताकि लोकल गवर्नेंस को यकीनी बनाया जाए। मिडीवल पीरियड की मिडीवल जो पीरियड था ये circa 600 से 1500 कॉमन एरा का पीरियड था। इसमें क्योंकि मुस्लिम रूरल्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लैंड जो है वो ऑक्यूपाई कर ली या एडवांसमेंट की, तो उस सूरत में जो है जो ज़मीन की मैनेजमेंट थी या उसको मैनेज करने के तरीक़ेकार भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। तो इस दौर में जो है वो फ्यूडल सिस्टम का राइज हुआ जिसमें रूरल्स ने जो लैंड है वो नोबल्स और मिलिट्री कमांडर्स वगैरह को जो लैंड वो अलॉट की, एक्सचेंज की फॉर द बेसिस ऑफ लॉयल्टी एंड मिलिट्री सर्विसेज। को मिलिट्री सर्विसेज की वजह से और उनकी लॉयल्टी को देखते हुए उन्होंने जो लैंड को उनको अलॉट किया। इसी दौर में जो है सुल्तान अल्तमिश जो है उन्होंने दिल्ली की जो लैंड है या प्रॉपर्टी है उसको डिफरेंट बड़े छोटे हिस्सों में तकसीम करके नोबल्स को और मिलिट्री कमांडर्स वगैरह को ये अलॉट की, जो कि इक्ता का जो कॉन्सेप्ट है उसको जाहिर करता है। मतलब उस दौर में एक इक्ता का कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस था, तो ये उसी को जाहिर करता है कि जो मिलिट्रीज और नोबल्स जो पर्सन थे उनको जमीनें वगैरह उस दौर में अलॉट की। अब बारी आती है मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर जो है वो circa 1526 से 1857 तक रही। मुगल एम्पायर ने बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड जो है वो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि लैंड सर्वे, रिकॉर्ड्स और असेसमेंट की बेस पे था।
इसी दौर में जो है वो मुगल एम्परर जो है अकबर, उन्होंने एक जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। जब्ती सिस्टम जो है वो बड़ा ही एक अच्छा सिस्टम था, जिसमें जो फेयर कलेक्शन ऑफ टैक्स जो फार्मर से कलेक्ट किया जाता था वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि लैंड की बेस पे और लैंड की जो पैदावार या प्रोडक्शन की बेस के ऊपर होता था, उसकी बेस पे वो फार्मर से लिया जाता था। और जिसमें जो है वो पैमाइश के लिए मुगल इलाही एक जो उनके पास उस टाइम की एक मेजरमेंट का गज होता था, उससे लैंड की पैमाइश करते थे। और जो प्रोडक्शन होती थी उसमें वो डिफरेंट अवामिल शामिल होते थे कि मतलब नहरी पानी लग रहा है या दूसरा पानी जो है वो बारिश के पानी से वो खेती उग रही है, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा उसमें पॉइंट्स थे। तो उसको उसकी बेस पे जो है वो फार्मर से वो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो मुगलों ने जो है अपने दौर में नोबल्स और जो उनके ऑफिशियल्स थे उनको भी जो उनकी सर्विसेज थी या जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनकी सर्विसेज को देखते हुए भी जो ज़मीनें या जो लैंड है उनको अलॉट की। और उन्होंने जागीर लैंड ग्रांट सिस्टम, जो जागीर सिस्टम उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड 1757 से 1947 का एक पीरियड था। इस दौर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लैंड के हवाले से या उसके मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई। ब्रिटिश ने ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट 1797 बंगाल में वो इंट्रोड्यूस करवाया। और जो है वो फिक्स लैंड रेवेन्यू पेमेंट्स उन्होंने ली काश्तकारों से, वो लेके जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले की। इसी तरह उन्होंने रोटवारी जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया 1820 में, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट सेटलमेंट की विद इंडिविजुअल जो कल्टीवेटर थे, जो इंडिविजुअल किसान थे उनके साथ, और उनको जो है उनके साथ डील्स की। और इस तरह वो एक सिस्टम उन्होंने, इसके बाद उन्होंने जिमीदारा सिस्टम लेट 18 सेंचुरी में जो क्रिएट किया, जो कि इंटरमीडिएटरी था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और फार्मर के दरमियान। इसके बाद उन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1859 एस्टेब्लिश किया, जो कि यूनिफॉर्म लैंड टेन्योर लॉज के हवाले से था। ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी वो मोस्टली वो जो डिस्पोजेस करती थी जो काश्तकार थे, और अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी कि मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने अनइक्वल कर दी थी। और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ से राइज हुई लैंड के हवाले से, लैंड रिफॉर्म के हवाले से, अनइक्वल जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की थी लैंड।